जल चक्र। इस वीडियो में जल चक्र में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाएं, बादलों का बनना, अरे बच्चों, जल्दी कक्षा में आ जाओ। देखो, आसमान में काले बादल छाए हैं, बारिश आने वाली है। हाँ दीदी। लो, आ ही गई बारिश। पता नहीं दीदी कैसे अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई, जैसे किसी ने आसमान में नल खोल दिया हो। हाँ, पता नहीं बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। अरे, हमारी धरती से ही सारा पानी उड़ के जाता है। हैं? ये क्या चक्कर है दीदी? अरे, ये जल चक्र का चक्कर है। जल चक्र? अब इसका क्या मतलब है दीदी? समझाती हूँ। जल चक्र दो शब्दों से मिलकर बना है। जल जमा चक्र, यानी जल का चक्र। जब कुछ घटनाएं एक ही क्रम में बार बार होती हैं, तो उसे चक्र कहते हैं। दीदी, थोड़ा और बताइए ना। देखो, जल का धरती से वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाना, फिर बारिश के रूप में वापस धरती पर आ जाना, ये क्रम चलता ही रहता है। इसलिए ये प्रक्रिया भी एक चक्र की तरह होती है, जिसे कहते हैं जल चक्र, यानी वाटर साइकिल। लेकिन दीदी, सवाली तो कहती थी कि बारिश मेंढक के टर टर करने से और मोर के नाचने से होती है। हाँ, तो मैंने भी तो यही सुना था। सवाली, मेंढक और मोर को भी हमारी तरह बारिश अच्छी लगती है, इसलिए बारिश के समय मेंढक टर टर करते हैं और मोर नाचते हैं। लेकिन उनके बोलने से बारिश नहीं होती। बारिश होने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए हमें जल चक्र को अच्छे से समझना होगा। तो समझाइए ना दीदी। बच्चों, जल चक्र को समझने के लिए पहले हमें जल चक्र में सम्मिलित विभिन्न चरणों के बारे में समझना होगा। जल चक्र के चरण वे क्या-क्या होते हैं दीदी? खोजी, जल चक्र 3 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले वाष्पन यानी इवेपोरेशन, फिर संघनन यानी कंडेंसेशन, और अंत में वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। चलो, मैं तुम्हें हर एक के बारे में ठीक से समझाती हूँ। देखो बच्चों, जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तो समुद्र, नदी, नालों आदि जल के स्रोतों पर भी गिरती हैं। तो सूरज की इन किरणों की गर्मी से पानी का तापमान बढ़ता है। फिर तापमान बढ़ने से पानी के कण हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं और गर्म हवा का एक हिस्सा बन जाते हैं। फिर जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, वैसे ही पानी के कण भी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पन यानी इवेपोरेशन कहते हैं। और पानी के जो कण वाष्प बनते हैं, उन्हें जल वाष्प कहते हैं। ओ, वाष्पत यानी इवेपोरेशन। अरे खोजी, वाष्पत नहीं, वाष्पन। दीदी, पर मुझे तो पानी की वाष्प बनती हुई दिखाई नहीं देती। सवाली, वाष्प पानी की गैसीय अवस्था होती है, उसे हम देख नहीं सकते। पर आओ चलो, मैं एक क्रियाकलाप की सहायता से तुम्हें वाष्पन की प्रक्रिया दिखाती हूँ। हाँ दीदी, चलो, बहुत मजा आएगा। इस क्रियाकलाप के लिए सबसे पहले हम 2 प्लेट लेकर उनमें बराबर मात्रा में पानी डालते हैं।
अब इन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को धूप में रखते हैं और दूसरी को छांव में। अब 2 घंटे तक इन प्लेटों को वहीं छोड़ देते हैं। चलो बच्चों, दोनों प्लेटों को देखते हैं। अरे दीदी, धूप में रखी हुई प्लेट का पानी तो काफी कम हो गया है। चलो अब छांव में रखी हुई प्लेट को देखते हैं। दीदी, पानी तो इसमें भी कम हुआ है, पर धूप में रखी हुई प्लेट जितना नहीं। ऐसा क्यों दीदी? बिल्कुल ठीक बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धूप में रखी प्लेट का पानी सूरज की गर्मी में तेजी से वाष्प बन गया, जबकि छांव में रखी प्लेट में वाष्पन कम हुआ। ओह अच्छा, तो ऐसे पहुंचता है पानी ऊपर। हाँ खोजी। अच्छा दीदी, फिर तो हमारे कपड़े भी वाष्पन के कारण ही सूखते होंगे। अरे वाह सवाली, तुमने तो बिल्कुल सही उदाहरण दिया है। पता है बच्चों, जल चक्र में कुछ पानी पेड़ों से भी मिलता है। वो कैसे दीदी? बच्चों, पेड़ धरती से अपनी जड़ों की सहायता से पानी खींचते हैं और प्रयोग करने के बाद बचा हुआ पानी वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा दीदी, ये सब तो मुझे आज पता चला। अच्छा बच्चों, अब तुमने वाष्पन तो समझ लिया। अब जल चक्र की दूसरी प्रक्रिया संघनन को भी समझते हैं, ठीक है? जी दीदी। देखो बच्चों, वाष्पन के बाद जब जल वाष्प ऊपर जाते हैं तो इतने ऊपर चले जाते हैं जहां तापमान बहुत कम होता है, यानी बहुत ठंडा होता है, जिसके कारण पानी के कण आपस में मिल जाते हैं और छोटी छोटी जल कणिकाएं यानी बूंदों का रूप ले लेते हैं। ये बूंदें हवा में तैरती रहती हैं। फिर ये लाखों बूंदें और धूल कण इकट्ठे होकर बादल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन या अंग्रेजी में कॉन्डेंसेशन कहते हैं। क्या हुआ, नहीं समझे? चलो संघनन को समझने के लिए संपर्क भैया के पास चलते हैं। आ गए मेरे छोटे वैज्ञानिकों। अच्छा, तो आज आप लोग संघनन के बारे में समझने के लिए आए हैं, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस प्रयोग के लिए हम एक कांच का गिलास लेते हैं और इसे कपड़े से पोंछ लेते हैं। इसके बाद इस गिलास को आधा पानी से भर लेते हैं और उसमें थोड़ी बर्फ डालते हैं। इस बर्फ के कारण गिलास की बाहरी सतह और आसपास की हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि गिलास के अंदर और बाहर तापमान में अंतर है। हवा में मौजूद जल वाष्प गिलास की सतह पर जमा हो जाते हैं और बूंदों के रूप में टपकने लगते हैं। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो बच्चों, अब तुम समझ गए कि संघनन कैसे होता है। चलो अब तीसरी प्रक्रिया वर्षण को समझते हैं। संघनन की प्रक्रिया में जो बूंदें बनती हैं, उनमें से कुछ बूंदें बनने के बाद धीरे धीरे इतनी भारी होती जाती हैं कि नीचे धरती पर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम बारिश कहते हैं। और पता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये ही बूंदें बर्फ और ओलों के रूप में गिरती हैं। इस प्रक्रिया को वर्षण या अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। एक बात और बच्चों, जब बारिश होती है ना, तो बारिश का पानी समुद्र, नदी, नालों और तालाबों में तो जाता ही है,
लेकिन कुछ पानी धरती के अंदर भी चला जाता है, जिसे भौम जल यानी भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। और जो पानी हमें कुओं और नलकूपों से मिलता है ना, असल में ये सारा पानी भौम जल ही होता है। अच्छा दीदी, इसका मतलब तो जो पानी हम पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं वो भी जल चक्र के कारण ही हमें मिलता है। हाँ, बस फर्क ये होता है कि कुछ जमीन के अंदर से निकलता है, कुछ नदी, नालों, तालाबों और झरने से मिलता है। हाँ दीदी, पता है खोजी तो कहता था कि बादल रुई के ढेर से बने हुए हैं और ये हवा में तैरते रहते हैं। हाँ, लेकिन दीदी अब तो मुझे भी पता चल गया ना कि असल में बादल कैसे बनते हैं, कैसे बारिश होती है और कैसे बारिश से धरती का सारा पानी वापस धरती पर आ जाता है। पर बच्चों, क्या तुम बता सकते हो, अगर किसी स्थान का अधिकांश भाग पत्थरों से ढका हो तो क्या होगा? दीदी, अगर किसी जगह का अधिकांश भाग कंक्रीट से ढका होगा तो बारिश के पानी का रिसाव जमीन में नहीं होगा। और ऐसा होने से भौम जल की कमी हो जाएगी और उस जगह पीने के पानी की कमी होने लगेगी। अच्छा, अब तो तुम सबको समझ आ गया कि कैसे जल चक्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हाँ दीदी, अब हम अच्छे से समझ गए। तो अब तुम लोग मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। बताओ कि लगातार वाष्पन के कारण भी कई सालों से समुद्रों का पानी उतना ही है, कभी कम नहीं हुआ। ऐसा क्यों? दीदी, क्योंकि समुद्रों से पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है और बारिश के रूप में समुद्रों में वापस आता रहता है। ठीक है ना दीदी? बिल्कुल सही सवाली, शाबाश। अच्छा, जरा बताओ तो जल चक्र में कितने चरण होते हैं? मैं बताता हूँ दीदी, जल चक्र 3 चरणों में होता है, वाष्पन, संघनन और वर्षण। अच्छा, अब बताओ वाष्पन और संघनन क्या होता है? अब मैं बताऊंगी। पानी का जल वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। जल वाष्प का संघनित होकर जल कणिकाएं यानी बूंदें बनना संघनन कहलाता है। बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।